नमस्कार दोस्तों, शर्मा जियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। सबसे पहले अपन देखते हैं जनसंख्या का वितरण। तो वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव या बिखराव, यानी संपूर्ण धरातल के ऊपर जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार का है। अगर अपन इस फैलाव को देखें तो ये हमें संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिखाई नहीं पड़ता, यानी जो वितरण है वो समान नहीं है और ये वितरण संपूर्ण पृथ्वी पर किस प्रकार का है, असमान है। ये जो असमान वितरण है, ये असमान होने का कारण है धरातलीय स्वरूप, पर्वतीय क्षेत्र है या जो विषम जलवायु है या किन क्षेत्रों के अंदर सम जलवायु है। इन जलवायु या भौगोलिक स्थितियों के कारण संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या का जमाव है वो असमान है। आज अपन इसी चैप्टर के अंदर इस असमान जनसंख्या के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखें अपने विश्व में कुल जनसंख्या कितनी है। तो अपने देखिए सन 2001 में विश्व की कुल जनसंख्या 613.71 करोड़ थी, जो 2013 में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। और ये जो 714 करोड़ जनसंख्या है, ये पृथ्वी के ऊपर 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर में निवास कर रही है। और जो निवास का जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार है, असमान है। वहीं अगर अपन इन 714 करोड़ की बात करें तो इसमें से 2/3 जनसंख्या, यानी 714 करोड़ का जो 2/3 जनसंख्या है वो पृथ्वी के 14% भाग पर निवास कर रहा है। अगर इसको प्रतिशत में देखें तो अपने कह सकते हैं 57% जनसंख्या पृथ्वी के 5% भाग पर निवास कर रही है। वहीं अगर अपने देखें तो विश्व की 80% जनसंख्या धरातल के 20% भाग पर निवास कर रही है। वहीं 20% जनसंख्या 80% विषम परिस्थितियों वाले भाग में निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या, विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, यानी अपने कह सकते हैं कुल विश्व का 60% भाग है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। वहीं अगर अपने गोलार्ध के संदर्भ में बात करें, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कुल विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में कुल 15% जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर अपने इस जनसंख्या का असमान वितरण अक्षांशीय आधार पर देखें तो अपने कह सकते हैं विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करती है। यानी अपने कह सकते हैं ये जो 20 से 60 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर अपनी बात करें एशिया महाद्वीप की, अगर एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार देखें तो अपने कह सकते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विश्व की 50% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। वहीं अगर अपनी यूरोप की बात करें तो अपने कह सकते हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विश्व की 30% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। वहीं अगर अपने उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें 60 डिग्री से बाद की,
इन दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांशों के बाद की बात करें तो यहाँ पर 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर अपने महाद्वीपों के संदर्भ में इस जनसंख्या का वितरण देखें तो अपने कह सकते हैं महाद्वीपों का मात्र 55% से 60% भाग ही अधिवास योग्य है, जिसको अपने एक्यूमेन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा स्थान पृथ्वी का जो अधिवास योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमेन। यहाँ पर देखें शब्द आता है अपने पास अधिवास। इस अधिवास का अर्थ क्या है? इस अधिवास का मतलब होता है मनुष्य के रहने योग्य स्थान, जैसे मकान। ये मकान है वो मनुष्य के एक प्रकार से क्या है? अधिवास है। चाहे झोंपड़ी हो, पक्का हो, कच्चा हो, कैसा भी बना हुआ हो, जिसके अंदर मनुष्य रह सके तो उसको अपने क्या बोलते हैं? अधिवास बोलते हैं। तो महाद्वीपों का 55 से 60% भाग ही अधिवास योग्य है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? एक्यूमेन के नाम से जाना जाता है। तो इस महाद्वीपों के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो महाद्वीपों का जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग, उस बाहरी भाग में विश्व की 70% जनसंख्या निवास करती है। बाहरी भाग या आपने कह सकते हैं महाद्वीपों के किनारों के ऊपर विश्व की 70% जनसंख्या निवास करती है। जैसे मान लो ये कोई महाद्वीप है तो इसके जो किनारे वाले भाग है इसके ऊपर विश्व की 70% जनसंख्या निवास करती है। जैसे जैसे आप किनारों से महाद्वीपों के केंद्र की ओर जाओगे तो वहाँ पे जनसंख्या का वितरण है वो आपको कम या अपने कह सकते हैं घटता हुआ आपको मिलेगा। वहीं अगर अपने बात करें समुद्र तल से तो अपने कह सकते हैं विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। यानी 80% जनसंख्या है वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। वहीं अगर अपने समुद्र तल से दूरी की बात करें, जैसे ये आपका समुद्र है, इस समुद्र से अगर अपने दूरी की बात करें तो विश्व की 76% जनसंख्या है वो आपकी 1000 किलोमीटर की दूरी तक निवास करती है और विश्व की 66% जनसंख्या है वो 500 किलोमीटर की दूरी तक निवास करती है। अंटार्कटिक महाद्वीप, जो अपना अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर कठोर जलवायु होने के कारण जनसंख्या है वो शून्य है। ऐसी शून्य जनसंख्या वाले क्षेत्र की अगर अपनी बात करें तो अपने कह सकते हैं विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। निर्जन प्राय है यानी 2/3 भाग ऐसा है पृथ्वी का जिसके ऊपर जनसंख्या निवास नहीं करती। उसमें से एक अंटार्कटिका महाद्वीप भी अपना आता है जहाँ पर जनसंख्या क्या है? शून्य है। वहीं अगर अपनी महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का अगर अपने वितरण देखें तो अपने कह सकते हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, वहीं अगर अपनी महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो आपका महाद्वीप आता है वो है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है आपका
अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे है आपका यूरोप महाद्वीप, चौथे पे है आपका उत्तरी अमेरिका, पांचवें पे है आपका दक्षिणी अमेरिका, और इधर छठे नंबर पे आपका आता है ओशिनिया महाद्वीप। वहीं अगर अपने इस एशिया महाद्वीप की बात करें जनसंख्या की, तो ये जनसंख्या है आपकी 423.2 करोड़, 423.2 करोड़। अगर अपने प्रतिशत की बात करें तो ये आती है 60.27%। यानी विश्व की कुल 430 करोड़ जनसंख्या और विश्व का कुल प्रतिशत 60.27% ये आपके एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। वही अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 110 करोड़ जनसंख्या और प्रतिशत में देखें तो 15.41% जनसंख्या इस अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर 74 करोड़ विश्व की कुल जनसंख्या है और प्रतिशत में बात करें तो ये 10.37% है कुल विश्व की। वहीं अगर अपने अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये है जनसंख्या 55.7 करोड़, जो कुल विश्व का 7.80% है। वहीं अगर अपने बात करें दक्षिणी अमेरिका की तो यहाँ पे जनसंख्या है आपकी 40.1 करोड़, 40.1 करोड़, जो कुल विश्व का प्रतिशत की बात करें तो 5.62%। वही ओशिनिया की अगर अपनी बात करें इस महाद्वीप की तो यहाँ पे कुल जनसंख्या है आपकी 3.8 करोड़ और विश्व का कुल 53%, 0.53%। ये विश्व महाद्वीपों के अनुसार विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण है। सबसे पहले अपने बात करें तो एशिया महाद्वीप जो 423 करोड़ है, प्रतिशत 60.27%। इधर अपने बात करें दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, कुल जनसंख्या 110 करोड़, 15.41% कुल विश्व का। तीसरे पे है आपका यूरोप 74.74 करोड़ और विश्व का प्रतिशत देखें तो 10.37%। वहीं अगर अपनी बात करें उत्तरी अमेरिका के तो 55.7 करोड़ कुल जनसंख्या और विश्व का प्रतिशत देखें तो 7.80% है। वहीं पर बात करें दक्षिण अमेरिका की तो कुल जनसंख्या 40.1 करोड़, कुल विश्व की कितनी है 5.62%। ओशिनिया महाद्वीप की बात करें तो कुल जनसंख्या है 3.8 करोड़ और विश्व की कुल कितना है प्रतिशत 0.53। यानी अपने कह सकते हैं यानी ओशिनिया महाद्वीप के अंदर विश्व की आधा प्रतिशत से भी कम जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर इनके नामकरण की बात करें तो ये पहला है, इसको अपने बोलते हैं एशियाई जनसमूह है। एशियाई जनसमूह है, ये आपका आ जाएगा अफ्रीकन जन समूह है, ये आपका आ जाएगा यूरोपियन जन समूह है, इधर ये आ जाएगा आपका अमेरिकन जन समूह है और ये आपका आ जाएगा ओशिनिया जन समूह है। अब इन्हीं जन समूहों को अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे भी। एशियाई जन समूह में कौन कौन से देश हैं अधिक जनसंख्या वाले, पहले भी कौन है, दूसरे पे कौन से है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है और अधिक जनसंख्या से यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, उनका भी अपने आगे विस्तार से अध्ययन करें। अगर अपने बात करें एशियाई जन समूह की तो देखें इधर इस एशियाई जनसमूह की अगर अपने विस्तार की बात करें तो ये जनसमूह है
पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान होते हुए कोरिया तक विस्तारित है। वहीं इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिणी एशिया और तीसरा आता है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो आपका पूर्वी एशिया है, इसके अंतर्गत आता है चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया। दक्षिणी एशिया में देखें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ये जो देश है सारे के सारे आपके आते हैं दक्षिणी एशिया में। यदि दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें, यहाँ पर थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। वहीं इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अगर अपने देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी चीन की, जो कि है विश्व के कुल 135 करोड़। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत, जिसकी जनसंख्या 127 करोड़ है। तीसरे नंबर पे आपका आता है इंडोनेशिया, जिसकी जनसंख्या है कुल विश्व की 24 करोड़। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान, जिसकी जनसंख्या है 19 करोड़, कुल विश्व की 19 करोड़। उसके बाद में आता है आपका इधर बांग्लादेश, जिसकी जनसंख्या कुल विश्व की 15 करोड़ है। ये इस एशियाई जनसमूह में कुछ देश है जिनकी जनसंख्या है, देखें सबसे अधिक जनसंख्या चीन की, दूसरे पे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे पाकिस्तान और पांचवें पे है आपका बांग्लादेश 15 करोड़। वहीं इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें, इस क्षेत्र की जलवायु है मानसूनी प्रकार की। किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु। इसलिए इस क्षेत्र को मानसूनी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। मानसूनी एशिया के नाम से जाना जाता है। वहीं इस क्षेत्र के अंदर अपने बात करें 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की, तो इनके बीच में नदियों द्वारा निर्मित कुछ उपजाऊ भूमि है, जो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्तम प्रदेश है। यही एक इसकी प्रमुख विशेषता है जो यहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है वो बढ़ाता है या जनसंख्या अधिक होने का प्रमुख कारण है। वहीं इन क्षेत्रों में एकमात्र जापान को छोड़कर बाकी जितने भी देश हैं, सब देशों की व्यवस्था कृषि आधारित है। यानी ये जो जापान है इसकी व्यवस्था है औद्योगिक आधारित। जापान को छोड़कर बाकी देश है उनकी अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या अधिक्य, जनसंख्या का अधिक होना। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर बेरोजगारी, भूखमरी आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो भी कम है और यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी निम्न है, अपने कह सकते हैं कम है। वहीं इस क्षेत्र के अंदर अगर अपनी जनसंख्या वृद्धि की बात करें
तो ये जनसंख्या वृद्धि आपकी 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यानी इस क्षेत्र की जनसंख्या है वो 2% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। वहीं अगर अपने अफ्रीकन जनसमूह की बात करें तो आकार और जनसंख्या के पश्चात विश्व में ये दूसरे स्थान पर आता है। यानी अपने कह सकते हैं आकार और जनसंख्या में एशिया के बाद दूसरा नंबर अफ्रीकन जनसमूह का है। इस अफ्रीकन जनसमूह की कुल जनसंख्या थी 110 करोड़, जो कुल विश्व की थी 15.41%। इस अफ्रीकन जनसमूह की बात करें तो इस अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग मरुस्थलीय है। 70% भाग मरुस्थलीय है और वनों से ढका हुआ है। अपने कह सकते हैं ये 70% भाग कैसा है, निर्जन प्राय है, और इसके 30% भाग पर ही जनसंख्या का निवास पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या का जमाव मुख्यतः 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे पहला क्षेत्र है आपका यहाँ पर नील नदी के किनारे पर, नील नदी के किनारे पर। दूसरा क्षेत्र आता है इसका गिनी के तट पर, और तीसरा क्षेत्र आता है इसका दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। वहीं अगर अपने यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र और दक्षिणी अफ्रीका है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक है। नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या है 174 करोड़, इथोपिया के अंदर 89 करोड़, मिस्र के अंदर 84 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर अपने दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर कुल जनसंख्या है वो 53 करोड़ है। वहीं तीसरे जनसमूह की बात करें यूरोप की, तो इस यूरोप की कुल जनसंख्या थी 74 करोड़, और जो कुल विश्व की थी 10.37%। ये जो यूरोपियन जनसमूह है इसका विस्तार 40 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलता है। और इस अक्षांशों के मध्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या का जो सघनता है या घनत्व है वो आपका मिलता है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या की सघनता सबसे अधिक मिलती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कोयले की पेटी के समांतर है। यानी इस क्षेत्र में कोयले की पेटी विस्तृत है। इसी कोयले की पेटी के आसपास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक है। इस क्षेत्र के अंदर यूरोपियन जन क्षेत्र के अंदर नगरों व उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ। नगरों और उद्योगों का अगर आपने देखा सर्वाधिक विकास तो वो इसी यूरोपियन जनसमूह में हुआ था। अपने कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ। सर्वाधिक केंद्रीकरण है वो इसी क्षेत्र में आके हुआ था। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इस क्षेत्र के जितने भी देश थे वो सारे के सारे कृषि पर आधारित थे, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर थे वो। इन देशों के अंदर अगर अपने बात करें जन्म दर और मृत्यु दर की तो वो दोनों ही क्या हैं,
बराबर है। अपने कह सकते हैं इस क्षेत्र की जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, एक स्थिर वृद्धि वाली जनसंख्या दर यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद इन क्षेत्रों के अंदर 70% जनसंख्या, यूरोपियन जनसमूह के अंदर जो 70% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। इन क्षेत्रों के अंदर प्रति व्यक्ति आय उच्च है और लोगों के जो जीवन का जीने का जो स्तर है वो भी उच्च है। और उस जो यूरोपियन जनसमूह है इसके अंदर सभी विकसित देशों को शामिल किया गया है, या आपने कह सकते हैं इसके अंदर जितने भी देश है वो सारे के सारे क्या हैं, विकसित है। वहीं इस क्षेत्र के अंदर अगर अपने देश के अनुसार जनसंख्या देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रूस की 14.44 करोड़। उसके बाद में आता है आपकी जर्मनी 8.20 करोड़। इसके बाद में आती है आपके इटली 6.00 करोड़। इस वाले क्षेत्र की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या है 6.40 करोड़। इधर अपने बात करें फ्रांस की तो यहाँ पर भी जनसंख्या कितनी है, 6.40 करोड़। यानी सबसे अधिक जनसंख्या है आपके रूस में, उसके बाद जर्मनी में, फिर उसके बाद आपकी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद में है इटली की। वहीं अगर अपने नेक्स्ट अमेरिकन जनसमूह की बात करें तो अपने कह सकते हैं अमेरिकन के अंदर, इस अमेरिकन जनसमूह के अंदर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को शामिल किया गया है। वहीं इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र का जमाव देखिए अपने यहाँ पे तो अपने कह सकते हैं ये है 100 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस देशांतर के पूर्व में 23 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक उत्तरी अक्षांशों तक, इनके बीच में यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी अपने कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर जनसंख्या है वो सबसे अधिक उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करती है। यह जनसमूह है विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है। इसका विकास यूरोप से आए हुए लोगों के द्वारा किया गया है। यानी यूरोपियन लोग यहाँ पर आके बसे और यहाँ पर जनसंख्या को है वो जनसंख्या में वृद्धि की। यूरोपियन लोगों के आने का प्रमुख कारण था यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज संसाधनों का होना। अपने कह सकते हैं अमेरिका के अंदर 80% जनसंख्या है वो इन्हीं अक्षांशों के मध्य में निवास करती है और यहाँ पर 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यूरोप से भी अधिक विकसित और संपन्न ये जनसमूह हैं। अपने कह सकते यहाँ पे जनसंख्या का फैलाव देखें तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पे नदी है आपकी अमेजन। इस अमेजन नदी के किनारे वाले भागों पर जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। वहीं पर इधर आपके 45 डिग्री अक्षांशों के 49 डिग्री अक्षांशों के ऊपर यहाँ पर आपके झील क्षेत्र है, महान झील क्षेत्र है। इन झीलों के चारों ओर जहाँ पर उद्योगों का विकास सबसे अधिक हुआ और उद्योगों का विकास अधिक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक हुआ। वहीं अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा मेक्सिको है आपका, अलास्का है, कनाडा है, इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। वहीं उसके पश्चात अपनों ने सारे जनसमूह पढ़ने के पश्चात इन जनसमूहों को जनसंख्या वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। जैसे पहले भाग की बात करें सघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा है न्यून जनसंख्या प्रदेश और तीसरा आपका आता है सामान्य जनसंख्या प्रदेश।
यानी जनसंख्या सघनता के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया। पहले की बात करें सघन जनसंख्या प्रदेश की, इसके अंदर आपका आता है एशियन जनसमूह है। इस एशियन जनसमूह को उन्होंने 3 भागों में बांटा था, दक्षिणी एशियन समूह है, पूर्वी एशियन समूह है और दक्षिणी पूर्वी एशियन समूह है। इसके अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र देखे थे, चीन था, भारत था, इंडोनेशिया था, पाकिस्तान था और बांग्लादेश था। उसके पश्चात जो न्यून जनसंख्या के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को अपने अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है आपका उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। दूसरा आता है मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा आता है विषुवत रेखीय वन क्षेत्र और चौथा आता है महाद्वीपीय मध्य जलवायु, महाद्वीपीय मध्य जलवायु। सबसे पहले देखें इसके अंदर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें तो अपन ने देखा था उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पश्चात जनसंख्या प्राय बिल्कुल ही न्यून मिलती है। यानी उत्तर में 60 डिग्री अक्षांशों के पश्चात हमें 1% जनसंख्या देखने को मिली थी और नीचे वाले भागों में अंटार्कटिका के अंदर हमें जनसंख्या मिली थी कितनी, 0 थी। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे यहाँ पे बात करें अपनी अटाकामा मरुस्थल है, इधर सारा का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है और इधर आपका गोभी का मरुस्थल है। इधर यहाँ पे बात करें आपके इस वाले भाग में है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। इन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या है वो जनसंख्या का जमाव है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होने के कारण। वहीं अपने इस थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर विश्व में जितने भी मरुस्थल है उन सभी मरुस्थलों में यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। थार के मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या है और यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक, यानी विश्व में जितने भी मरुस्थल है उन सब में जितनी भी जैव विविधताएँ हैं वो सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या होने का प्रमुख कारण है IGNP, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण इस थार के मरुस्थल में जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। बाकी सभी क्षेत्रों के अंदर उष्ण जलवायु होने के कारण जनसंख्या है वो कम है। उसके बात करें विषुवत रेखीय वन क्षेत्र, जैसे यहाँ पे बात करें अपने अमेजन बेसिन, यहाँ पर बात करें अपने कांगो बेसिन और इधर अपनी बात करें पूर्वी एशियाई द्वीप समूह है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में और सबसे सघन वन पाए जाते हैं और यहाँ पर उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव सबसे कम हुआ है। वहीं अगर अपन देखें महाद्वीपीय मध्य जलवायु, यानी महाद्वीपों की जो मध्य जलवायु है, जितने भी महाद्वीपों की मध्य जलवायु है वो उष्ण होने के कारण यहाँ से जनसंख्या का विस्थापन है वो धीरे धीरे महाद्वीपों के किनारों की ओर होने लगा। इसलिए महाद्वीपों का जो केंद्रीय भाग है वहाँ पे जनसंख्या का जमाव हमें कम देखने को मिलता है। शुरुआत में ही अपन ने बात की थी कि भाई यहाँ जो महाद्वीपों का जो किनारों वाला भाग है वहाँ पे 70% जनसंख्या का निवास है। जैसे जैसे महाद्वीपों के केंद्र की ओर जाएंगे तो जनसंख्या का जमाव है वो घटता जाएगा। वहीं अगर अपने तीसरे क्षेत्र की बात करें, सामान्य प्रदेश की बात करें, तो सामान्य प्रदेश के अंदर जलवायु है वो न तो अनुकूल है और ना ही प्रतिकूल है, दोनों के बीच की है। यानी अपने कह सकते हैं यानी कि ऐसा क्षेत्र जो खनिज संसाधन की दृष्टि से
संपन्न हो, उस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या का जमाव हुआ है वो अपने कह सकते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आता है। जैसे अपने बात करें इधर कनाडा की, कनाडा के अंदर आपकी एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है यूकन घाना, क्षेत्र का नाम है यूकन घाना। यहाँ पर सोने की खान होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। वहीं आपके इस अलास्का की बात करें, अलास्का के अंदर आपका यूकन पोर्ट नामक क्षेत्र है, वो भी सोने के लिए, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव सबसे अधिक है। वहीं इस वाले भाग की बात करें साइबेरिया की, तो साइबेरिया के अंदर सोना, तेल व प्राकृतिक गैस आदि मिलने के कारण इस क्षेत्र में भी जनसंख्या का जमाव कुछ अधिक हुआ है। वहीं अगर अपने उष्ण क्षेत्रों की बात करें, उष्ण प्रदेशों की बात करें, तो उष्ण प्रदेशों के अंदर जो भी शहर या नगरों का विकास निर्माण किया गया है वो धरातल से यानी समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, जिसके कारण वहाँ पर जलवायु है वो सम हो गई, और सम यानी ऊंचाई के ऊपर तापमान कम हो गया तो वहाँ पे जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ। यानी जितने भी नगर हैं उनको 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसाया गया। कौन से क्षेत्रों में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। जैसे अपने बात करें भारत के अंदर ऊटी नामक स्थान है, वो समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। उधर अपने बात करें कंपाला, कंपाला जो कि अफ्रीका के युगांडा देश के अंदर है, वो भी 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वहीं अगर अपने बात करें बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की राजधानी ला पाज की, ये जो ला पाज है बोलीविया की राजधानी, ये विश्व की या विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नगर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3640 मीटर है। ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंध में है, ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर जलवायु कुछ सम हो गई, तो इन क्षेत्रों को भी अपने सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल कर सकते हैं। तो ये अपना एक टॉपिक पूरा हो गया, जनसंख्या का वितरण। कल अपने पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। ये एक क्लास अपनी पूरी हो गई। धन्यवाद।